जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर समर 24 1-2 ओ लेवल। ये क्वेश्चन है कॉपर के बारे में। विच प्रॉपर्टीज आर करेक्ट फॉर द एलिमेंट कॉपर? मेल्टिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी। देखिए, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप पढ़ चुके हैं, तो उनको यूज़ करके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते, ए बी तो नहीं हो सकते, और फिर सी डी में मेल्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन मेलिएबिलिटी लो और हाई की बात आप करेंगे। मेटल जो होते हैं दे आर मेलिएबल, तो इसलिए लो मेलिएबिलिटी नहीं है, हाई मेलिएबिलिटी है, और ऑप्शन डी है। आपका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is correct? Copper is unreactive because of an oxide layer. Gold and silver are used to make jewelry because they corrode very slowly. Magnesium can be displaced from aqueous solutions of its ions by adding aluminium. Zinc gains electron. तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कॉपर के बारे में आपने कोई ऐसी बात पढ़ी है मेटल्स में कि ये जो ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर होता है? नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉपर की करोजन ही नहीं होती, बहुत ही इसकी मिनिमम करोजन होती है। ठीक है, वो भी ख़ास वेदर में, अदरवाइज नहीं होती। तो गोल्ड and silver are used to make jewelry because they corrode very slowly. ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो जिंक और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, वो भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस? आप रिकॉल करें ब्लास्ट फर्नेस को, जिसमें हेमाटाइट ओर्स को हम रिड्यूस करते हैं, और उसमें जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो कोक, हेमाटाइट, लाइमस्टोन, जिसका कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला है, कोक मीन्स कार्बन, ये मटेरियल इसको टॉप पे फीड करते हैं, और बॉटम से हम उसको वेरी हॉट एयर इज़ ब्लोन। तो कौन कौन से रिएक्शंस इसमें पॉसिबल हैं? ठीक है, अब आपको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह फर्स्ट रिएक्शन में ये कोई आयरन क्रोमेट है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके, ये इसका रिएक्शन तो कोई आपने ब्लास्ट फर्नेस में नहीं पढ़ा। फिर आयरन और स्टीम का रिएक्शन, ये भी नहीं है। सिलिका, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि ये रिएक्शन होगा? फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहीं भी जिक्र नहीं है।
ये रिएक्शन नहीं है तो ऑप्शन सी है। अगर आप सारे रिएक्शंस को देखें जो ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शंस हैं, मैं आपको अभी रिकॉल करता हूँ इस तरह रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस। नंबर 1, coke burns in oxygen forming carbon dioxide। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो बॉटम साइड है उसकी एनर्जी बहुत ही निकलती है इसको। अच्छा, नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड is reduced with coke forming carbon monoxide। नंबर 3, हेमाटाइट और जिसको हम आयरन 3 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, gets reduced to form आयरन। ये है 3 reactions required for the extraction of iron। बाकी और रिएक्शन है 2। इसमें जो लाइम स्टोन है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होके प्रोड्यूसेस calcium oxide and carbon dioxide। Calcium oxide is basic, ये बेस है। तो हेमाटाइट ओर्स में इम्प्योरिटी सिलिका होता है। सिलिका का फार्मूला सिलिकॉन 4 ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये एसिडिक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम स्लैग भी कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, CaSiO3 ये है। These are the reactions that you have studied taking place inside the blast furnace to extract iron from hematite। तो ये आपको पता होगा तब जाके आप कोई भी क्वेश्चंस देखिए, अनसीन क्वेश्चंस होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में मुख्तलिफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। वो सोचते रहते हैं एग्जामिनर्स जो पेपर सेट करते हैं, MCQs अनसीन किस्म के आते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिस हो, कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ पता होगा, वो कोई भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30. The presence of water can be confirmed by the use of either anhydrous cobalt 2 chloride or anhydrous copper 2 sulfate। हाँ देखिए, ये 2 टेस्ट्स आपके सिलेबस में हैं। टेस्ट फॉर वाटर, केमिकल टेस्ट फॉर वाटर, कि आप कहीं पर भी लिक्विड देखेंगे तो जब तक आप कोई टेस्ट न करें उसका केमिकल टेस्ट कि ये वाटर होगा नहीं होगा, हम ऐसे सिर्फ आंखों से देख के ये नहीं कह सकते कि ये पानी है। ठीक है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री लैब में कोई भी कलरलेस लिक्विड देखें तो वो पानी भी हो सकता है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये टेस्ट है।
एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट आपके पास है तो उसमें एक ड्रॉप ऐड करें, अगर वो ब्लू हो जाएगा तो पानी है। और इस तरह कोबाल्ट 2 क्लोराइड ब्लू से पिंक होगा तो वो टेस्ट होगा। ये आपने ज़बानी याद करना होगा, क्योंकि ये मेमोरी है ना, मेमोरी के ऊपर आपने इस चीज़ को देखना है। अगर आप मेमोरी नहीं कर सकते, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट दूसरा इस तरह नहीं है। Which observation is correct if water is present? Anhydrous cobalt 2 chloride turns from blue to white. ठीक है, ये आपको मैंने अभी बता दिया कि एनहाइड्रस कॉपर 2 क्लोराइड कॉपर 2 सल्फेट या कॉपर कोबाल्ट 2 क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू वाइट, वो मैंने बता दिया कि वो ब्लू से पिंक हो जाएगा तो गलत है। एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम पिंक टू ब्लू, नहीं, ये भी गलत है। पिंक नहीं, वो वाटर के साथ पिंक हो जाएगा। एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक। एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट टर्न्स फ्रॉम वाइट टू ब्लू, ऑप्शन डी। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। देखिए, आप इसको केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ? आप एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट लें। अगर एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा कॉपर 2 सल्फेट ले लें, उसको वाश ग्लास पे डालें या जो भी इवोपरेटिंग डिश है उसमें डालें, स्टार्ट हीटिंग। इट विल लूज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू बिकम वाइट और ऑफ वाइट, लेकिन ज़्यादा भी हीट ना करें ताकि ये डिकम्पोज ना हो। जब ये वाइट सा हो जाएगा तो उसको रहने दे, ठीक है, थोड़ा सा इसको कूल होने दे। इसके बाद 1-2 ड्रॉप वाटर इसमें डालें, ठीक है, तो वो ब्लू हो जाएगा और आपका ये टेस्ट आ जाएगा। इस तरह कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर भी मिल जाता है, उसमें लैब में अवेलेबल होता है पेपर जिसके ऊपर कोबाल्ट 2 क्लोराइड उसका होता है, ब्लू कलर होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी में डिप करके वो हो जाएगा पिंक। और आपके पास वो भी हो सकता है एनहाइड्रस, अगर अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है तो आप उसको, पिंक कलर होगा, हीट करें तो वो ब्लू हो जाएगा और फिर पानी उसमें 1-2 ड्रॉप ऐड करें तो वो आपको आ जाएगा टेस्ट। ये टेस्ट बहुत आम है, कॉमन है, यू कैन ईज़िली परफॉर्म। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31। अमोनियम फास्फेट NH4 3PO4 may be used as a fertilizer. What is the percentage biomass of elements that improve plant growth in ammonium phosphate? देखिए, प्लांट ग्रोथ, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं कि जिसमें हम प्लांट ग्रोथ को इस्तेमाल करते हैं, उसको उसके लिए रिक्वायर्ड है। उनको कहते हैं NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटासियम, ठीक है। तो ये आप इसको परसेंटेज निकालें। प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की परसेंटेज आप निकालें, ठीक है। और ज़ाहिर है कि ये नाइट्रोजन का दोनों का नहीं होगा, क्योंकि दोनों का परसेंटेज फिर हाई हो जाएगा और हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। आप दोनों का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का निकालें। उसके लिए क्या तरीका है परसेंटेज का? परसेंटेज के लिए ये है कि आप एलिमेंट का टोटल मास AR डिवाइडेड बाय MR इनटू 100। टोटल AR नाइट्रोजन का यहाँ पर 42 है, ठीक है। 42 के देखें और फिर इसका MR क्या है, आप पीरियाडिक टेबल को यूज़ करें। 31 इज़ द AR ऑफ फास्फोरस, 16 इज़ द AR ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
तो फिर आप इसको साइड पे कहीं पर भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा, इसको जल्दी जल्दी करें। देखिए 42 मास है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन्स 12 है, 4 इंटू 3 कर लें तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। फास्फोरस 31 क्योंकि 1 एटम है, और 64 ऑक्सीजन के 4 टाइम्स। इसको ऐड करें, 4 5 9 और 5 8 149। देखिए 149 इसका आया इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, देख लें कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। 42 डिवाइडेड बाय 149 अच्छा, इसका आंसर आ गया तकरीबन 28.18, यानी हमारे पास 28 तो है, पॉइंट में नहीं है मास, ठीक है। अब देखना होगा कि ये आंसर नहीं है। अब हम दोनों को देखेंगे इसका, क्योंकि फास्फोरस भी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजन भी। ये देखें ना, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देयर आर 2 एलिमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का कंबाइंड परसेंटेज अगर हम निकालें तो फिर यूँ होगा, क्योंकि दोनों का मास होगा 42 इज़ द मास ऑफ नाइट्रोजन और 31 इज़ द मास ऑफ फास्फोरस। फिर आप इसको इस तरह करें तो ये मैं कैलकुलेटर से करके आपको बताता हूँ। 42 प्लस 31 ये हो गया 73 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 100। अभी आपके सामने ये आ जाएगा 149, ये आ गया 48.99। तो ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 49 में, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आंसर आ गया आपका डी। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ें। अमोनियम फास्फेट NH4 may be used as a fertilizer. What is the percentage by mass of elements? अच्छा, इसमें ये भी एक लैंग्वेज भी आप करें कि यहाँ पर एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, एलिमेंट्स दैट इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ इन अमोनियम फास्फेट। तो 2 एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं। पहले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स याद रहना चाहिए कि हम NPK का टर्म यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स के लिए। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटासियम, क्योंकि वो सिंबल्स हैं, केमिकल सिंबल जो पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल हो रहा है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को करेंगे डेफिनेटली और उनका आंसर सी आएगा, जो कि मैंने पहले आपको निकाला 42 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 100, तो वो 28.18 समथिंग है, यानी आलमोस्ट 28.2 बनता है। वो बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है।
तो ऐसे कोई डेसिमल में कोई आंसर है नहीं। अच्छा, डी आया कंबाइंड परसेंटेज दोनों का, फास्फोरस और नाइट्रोजन का, जिसको 73 हमने डिवाइड किया 149 पे और 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये परसेंटेज आएगा। तो ये था 48.99, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है, वो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो 49 आंसर है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें से जब हम एग्जामिनर रिपोर्ट को देखेंगे कि बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि लैंग्वेज की तरफ आप देखें कि सेंटेंस में क्या चीज़, जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स को भी देखें। और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि NPK, देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नंबर 32, an unsaturated hydrocarbon is one in which more solute can dissolve, ठीक है। Members of a homologous series each differ from the next by a CH2 unit. Structural isomers have the same displayed formula but different structural formula. देखिए, structural isomers have the same displayed formula but different structure formula. अच्छा, the general formula of the carboxylic acid and carboxylic acid homologous series is CnH2n COOH, ठीक है। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फुल इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको होमोलोगस सीरीज़ का भी पता होना चाहिए, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी पता होना चाहिए, उसका जनरल फार्मूला क्या है, ठीक है। फिर आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने लोअर साइंस में पढ़ी है, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पर उन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है कि जिस तरह स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो और पहले पे आके वो ए को क्लिक करेगा और जान छुड़ाएगा, ठीक है। क्योंकि हर किस्म के स्टूडेंट्स होंगे, बिल्कुल बॉटम पे ज़ीरो और थोड़ा सा ऊपर जाते जाएं, पीक तक जाएं, जो कि पोजीशन और क्या ले सकते हैं, डिस्टिंक्शन ले सकते हैं, वो भी स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सॉल्यूट से डिज़ोल्व होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात होती है, ठीक है। CC डबल बॉन्ड और CC सिंगल बॉन्ड, तो वो अनसैचुरेटेड होंगी CC डबल बॉन्ड वाले। अच्छा, मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ईच डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट बाय अ CH2 ग्रुप। ये आप रिकॉल करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, डिफिनीशन ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, सबसे पहली बात वहाँ पे है, ठीक है ना, कि होमोलोगस सीरीज आप कैसे कहते हैं कि सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2, ठीक है, या 14 यूनिट ऑफ MR, क्योंकि CH2 14 बनता है, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो 14 यूनिट, यानी एक के बाद जो दूसरा आएगा उसका MR में डिफरेंस होगा 14, और उसमें कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स का फ़र्क होगा CH2, नेक्स्ट का CH2 ज़्यादा होगा हायर की तरफ जाती हुई, मीथेन, एथेन, इस तरह, प्रोपेन, ब्यूटेन। आइसोमर्स का बहुत इजी है, उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिस्प्ले स्ट्रक्चर इट्स द सेम थिंग, ठीक है ना, क्योंकि हम डिस्प्ले करते हैं तो वो स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन उन्होंने गलत दिया है कंफ्यूज करने के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला, जनरल फार्मूला डिराइव होता है अल्केन से CnH2n+1, फिर आप उसका फंक्शनल ग्रुप COOH लगाएं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एस्टर
अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि ये देख के बंदा कंफ्यूज हो कि यार ये क्या चीज़ है, नहीं। एवरी कैंडिडेट इज सपोज टू हैव thoroughly studied the whole syllabus for 2 or 3 years and practiced a lot and then appearing in this CAIE examination, ठीक है। तो एस्टर, अब इसके फार्मूले भी आएंगे, नाम भी आएगा, कभी रिएक्शन भी आएगा, प्रॉपर्टीज़ भी पूछेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, ठीक है। एस्टर्स के ऊपर वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। अच्छा बेटा, देखें, ये एस्टर्स बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से। तो इसकी 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी देखें, जनरली आप देखेंगे ना, एसिड का ये ग्रुप, ये जनरली मैं R लगा हूँ यहाँ पे। अल्कोहल को उसका OH डायरेक्टेड टुवर्ड दिस, वो भी R के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच्ड है। तो ये जल्दी जल्दी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, वाटर इज एलिमिनेटेड। अच्छा, अब ये R और ये R, दे मे बी सेम आर डिफरेंट इन लेंथ। यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन ये काउंट होगा इस R के साथ, जो लेफ़्ट साइड पे मैंने इसको मार्क किया। और ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये R, इट मे बी सेम इन लेंथ और डिफरेंट। ये जब हम नाम लेते हैं उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये होगा अल्काइल, और ये पार्ट होगा अल्केनोवेट। अल्केन से अल्केनोवेट। अल्काइल ग्रुप आप पढ़ चुके हैं, R से हम डिजिग्नेट करते हैं जब किसी भी अल्केन सैचुरेटेड होमोलोगस सीरीज़, ये इसको हम इज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन लेते हैं, सपोज द अदर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज, ठीक है। की और बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्केन होमोलोगस सीरीज़ है। अल्केन से एक, किसी भी अल्केन मेंबर से एक हाइड्रोजन अगर वो निकले, तो इसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो रिमेनिंग ग्रुप कहलाएगा अल्काइल ग्रुप, CnH2n+1 उसका जनरल फार्मूला है। और फिर नंबर ऑफ़ कार्बन पे डिपेंड करता है कि वो अगर एक कार्बन है तो मिथाइल होगा, 2 कार्बन इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एट्सेट्रा, ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो राइट साइड पे R है, इसको मैं 1 अल्काइल और अल्केनोवेट को 2, ये एस्टर के नाम का सीक्वेंस है कि पहले हम अल्काइल का नाम लेते हैं। अगर इसमें एक कार्बन है, CH3 है ये, तो वो मिथाइल होगा, CH2 CH3 अटैच्ड है, R डैश। इथाइल 3 कार्बन वाला है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एट्सेट्रा। क्यों? ये जो अल्कोहल है ये R यहाँ से आ गया। रिकॉल करें सारा कॉन्सेप्ट। अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था पहले, तो अभी एस्टर्स के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये R यहाँ आएगा। वो अल्कोहल क्या है या किया था, मेथेनॉल था, तो ये RCH3 होगा। एथेनॉल था तो CH3CH2 होगा, या कंबाइंड इसको करें C2H5। प्रोपेनॉल था, ब्यूटेनॉल था, ये ब्यूटेनॉल तक आप जाएं, आगे मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड देंगे, लेकिन आप जा सकते हैं आगे भी।
ठीक है। अच्छा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा था? स्टार्टिंग विद 1 कार्बन मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन एथेनोइक एसिड, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला है ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है, ये उसका हिस्सा है। काउंटिंग में आप उसका एक ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ये मार्क किया है, ये वाला देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर 3 कार्बन है टोटल प्रोपेनोइक एसिड से, वो प्रोपेनोइक एसिड होगा और यहाँ पर ये पार्ट प्रोपेनोवेट कहलाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड और ये पार्ट कहलाएगा नंबर 2 ब्यूटेनोवेट। अच्छा, यहाँ पर आप इसको देखें, अगर ये यहाँ COO को करें तो इसका जो राइट वाला है ये है C2H5 यानी इथाइल ग्रुप है, और बाकी ये जो हिस्सा है इसमें 4 कार्बन है। तो क्या होगा, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड था, ब्यूटेनोवेट बनेगा। अभी आपको तो खुद आना चाहिए ना। इथाइल ग्रुप 2 कार्बन वाला एथेन से, एथेनॉल से इथाइल कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये है इथाइल ब्यूटेनोवेट। तो इथाइल ब्यूटेनोवेट आप जहन में रखें, ये है ब्यूटेनोवेट और ये है इथाइल। इथाइल पहला हिस्सा होगा और ब्यूटेनोवेट दूसरा होगा। तो आपके पास है ऑप्शन बी, ठीक है, इथाइल ब्यूटेनोवेट। बाकी नाम गलत है। देखिए आपको कैसे आया, ये मुश्किल कोई नहीं है। इसी तरह आप इसको सीखें, आप इसको बार बार देखें। मैंने अल्काइल का भी बता दिया आपको, मैंने ये भी बता दिया कि कार्बोक्स एस्टर्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। और आर का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई। फिर हाउ टू नेम द गिवन एस्टर्स। एस्टर्स को जनरली हम कैसे नाम करते हैं, 2 हिस्से मैंने बता दी, 1 2। जो राइट साइड वाला आर है और जो लेफ़्ट साइड वाला आर है, दैट इज़ कंबाइंड विद C डबल बॉन्ड O, जो कार्बन है उसका भी काउंटिंग में हिस्सा है, उसको भी काउंट करेंगे, ये अलग नहीं है उससे। ये टोटल जैसे कि यहाँ पर आप मैंने देखा C3 अलग है जिसके साथ 7 हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है, और फिर C जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, इसको मैंने काउंट करके 4 बनाया तो ब्यूटेनोइक एसिड का हिस्सा था ये, और अभी इसका ब्यूटेनोवेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये आप देख लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बुक से देखें, नोट से देखें, जो भी आपने पढ़ा है उसके सारे फ्रैक्शंस देखें, फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप ऑफ दैट फ्रैक्शनेटिंग टावर इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। उसमें क्रूड ऑयल को फर्नेस में पाइप के अंदर हीट करते हैं, उसको वेपर में चेंज करते हैं। वेपर्स आर अलाउड टू गो अप एंड कंडेंस्ड different fractions according to the boiling point. The lowest boiling point fraction is obtained at the top. The highest fraction in terms of its boiling point is obtained from the bottom, जिसको टॉप पे हम पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं या सिंपल गैस कहते हैं, और बॉटम पे बिटुमेन या बिटुमेन जिसको हम तारकोल, एस्फाल्ट जो भी है कहते हैं वो। अच्छा, तो इसमें आपने देखना है विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बिटुमेन का तो हाईएस्ट है, बता दिया मैंने। फ्यूल ऑयल है, गैसोलीन, पेट्रोल है,
कैरोसिन और पैराफिन दोनों इसको कहते हैं। गैसोलीन पेट्रोल एक नाम है, कैरोसिन और पैराफिन ये भी तकरीबन एक नाम है। कभी इसको पैराफिन कहते हैं, कभी इसको कैरोसिन कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूल ऑयल ये डीजल भी नहीं है, इसको हम फर्नेस ऑयल भी कह सकते हैं, फ्यूल ऑयल, ठीक है, जो कि इसका फर्दर हेवी है, कैरोसिन से भी हेवी है और डीजल से भी हेवी है। और इसमें अगर आप पूरे उस टावर को देखेंगे, साथ साथ उन्होंने टेबल में भी बनाया, फ्रैक्शंस गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज गिवन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल गिवन है, तो आंसर आपका सी बनता है, ठीक है। ये आप उस सीक्वेंस को थोड़ा सा याद करेंगे, मेमोरी में लाएंगे, जो आप इसको वर्कआउट करते हैं खुद से स्केच करें हाथ से, ठीक है, हाथ से स्केच करें, ये प्रैक्टिस करें। टॉप पे गैस है, कार्बन 1 to 4 उसमें आते हैं, फिर नीचे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज़ हो जाते हैं, नेफ्ता है, फिर गैसोलीन है, फिर कैरोसिन है, फिर डीजल है, फिर फर्नेस ऑयल है, फिर और ये हेवी होते जाते हैं, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड की तरफ और सॉलिड की तरफ चले जाते हैं, जिसमें वैक्स, ग्रीस, पॉलिश, सारी चीज़ें, पेट्रोलियम जेली वगैरह ये निकलते हैं, और लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो ये वहाँ से आप याद करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या डिफिनीशन है। सब्स्टिट्यूशन, द वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश मीनिंग इसकी ये है कि सब्स्टिट्यूट करें आप किसी एक फिगर को, पर्सन को, किसी भी आइटम को रिप्लेस करके दूसरे से, उसकी जगह दूसरे को आप लगाएं। आप सब्स्टिट्यूट फुटबॉल में, सब्स्टिट्यूट हॉकी में, क्रिकेट में हम प्लेयर्स उतारते हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डिंग में उतारते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूट फील्डर कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप को डिस्प्लेस करे और ख़ुद उसकी जगह अटैच हो, उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहले को देखें, ये C3H8 reacted with chlorine, ये formed C3H7 और क्लोरीन, यानी इसका मतलब है कि Cl2 से 2 क्लोरीन स्प्लिट हो गए, एक इसका हिस्सा बन गया, अटैच हो गया, और उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके दूसरे क्लोरीन के साथ वो HCl बना। तो ज़ाहिर है कि ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस शुड बी द ऑप्शन एंड दिस इज़। अच्छा, फिर आप बी की तरफ भी जाएं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूं ये क्या है। इसमें C2H5 ये इथाइल ग्रुप है, इथेनॉल, OH अटैच्ड है, तो ये इथेनॉल है। इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ठीक है, वो ज़्यादातर अप्रोप्रिएट है, लेकिन आप इसको भी इथाइल ग्रुप को C2H5 भी आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेड है, आगे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन नहीं है बल्कि ये बर्निंग है, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सी में C2H4 ये इथीन है और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो एडिशन रिएक्शन होगा, लिहाजा ये भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आगे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। तो ये कोई आम रिएक्शन तो नहीं है, स्पेशल रिएक्शन है, आप पढ़ चुके हैं, फर्मेंटेशन पढ़ चुके हैं, जो हम एथेनॉल अल्कोहल्स बनाते हैं कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए है। अच्छा, नंबर 36 को देखें। विच रॉ शोज द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द नेम्ड अल्कोहल।
देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस हवाले से है कि यहाँ पर ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। नेमिंग का जो सिस्टम है यहाँ पर डिटेल से तो नहीं है, लेकिन अल्कोहल्स और अल्कीन्स और अल्केन्स के ये टीचर्स पढ़ाते होते हैं। डिटेल से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 1-2 का समझ आना चाहिए कि 1-2 का क्या मतलब है। यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की है उन्होंने। ब्यूटेन 1 होगा ओल और 2 ओल होगा। केमिकल इक्वेशन में जब इसकी हम कंबशन करते हैं, ठीक है, और कंप्लीट कंबशन, सो व्हाट डू वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसको 1 मोल रखना है आपने इक्वेशन में। तो ऐसे 1-2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है कि आप जल्दी जल्दी 2 इक्वेशन बनाएं। एक प्रोपेनॉल का 1-2 को छोड़ें। प्रोपेनॉल का फार्मूला होगा CH3CH2CH2OH। ये नॉर्मल करें और 1-2 को आप छोड़ें, ठीक है, कि 1-2 का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ करें रिएक्शन, तो कीपिंग दिस 1 मोल, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 + 2 + 2 7 + 1 8। तो वाटर H2O बनेगा, कीपिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, सॉरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, लेफ़्ट साइड पे देखें, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 4 ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई करके वाटर को, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 ऑक्सीजन आ गई टोटल। 6 और 4 10 ऑक्सीजन। यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा क्या, 10 ये हो जाएंगे, लेकिन 1 ऑक्सीजन अल्कोहल में तो बैलेंस नहीं होगा। इसको अगर मैं 9/2 कर लूँ, फ्रैक्शन में होगा ना, नहीं कितना हो जाएगा, 4.5। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं लिखते, फ्रैक्शन में लिखते हैं 9/2। तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 ऑक्सीजन ये हो गए और एक ये हो गया, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर प्रोपेनॉल के साथ टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है 4.5। 9/2 का मतलब है 4.5 मोल्स। अच्छा, 4.5 मोल्स कहीं भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ब्यूटेनॉल के साथ करें। ब्यूटेन का आप स्ट्रक्चर फार्मूला लेके इस तरह, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 4 कार्बन, कीप इन माइंड, काउंट 1 2 3 4। टोटल हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, तो 9। आप उसको कंबाइन लिख सकते हैं कहीं, C4H9 और फिर OH करेंगे। ये OH हो गया, और ऑक्सीजन कंबशन में आप लिखेंगे 4CO2, और यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है टोटल, इंक्लूडिंग दैट हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप। तो H2O शुड बी 5 टाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ ऑक्सीजन, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। 4 × 2 ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला, 8 ऑक्सीजन, और ये 5 × 1 5 + 8 13। तो यहाँ पे अब देखें 2 ऑक्सीजन है, हम इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस दिस ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, 13। दोनों साइड पे बराबर हैं, तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन क्या है? कीपिंग दिस 1 मोल ईच,
ए इज़ द ऑप्शन। हाउ डू यू डू दिस क्वेश्चन? कंफ्यूजिंग होगा, टाइम लगेगा, लेकिन जो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी, यहाँ पर 1 2 का नहीं है, अगर आप वो भी करना चाहेंगे तो मैं ब्यूटेन 1 ओल का फार्मूला तो ये हो गया, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसकी नंबरिंग आप करेंगे तो ये 1 बनता है। 2 किसी भी साइड से आप जो नंबर 2 बनता है उसको साथ करें। देखिए मैं आपको ये बता के देता हूँ, CH3 CH OH CH2 CH3। ये अगर मैं इस कार्बन के साथ करता तो राइट साइड से नंबर 2 होता, इस कार्बन के साथ मैंने कर दिया ये, तो लेफ़्ट साइड से आप काउंटिंग करेंगे तो CH3 CH ये नंबर 2 आता है, तो ये 2 पोजीशन पे अटैच्ड है, 2 हो जाएगा, और ये 1 पोजीशन पे अटैच है, 1 कहलाएगा। ये ब्यूटेन 1 ओल है और ये ब्यूटेन 2 ओल है। सिमिलरली प्रोपेन में आप इसको मिडल में लिख लेंगे, इसमें तो एक ही सिर्फ पॉसिबिलिटी है जो मिडल वाला है, तो ये ब्यूटेन 2 ओल होगा, और वो ऊपर वाला जो इक्वेशन में है ये सॉरी प्रोपेन 2 ओल और प्रोपेन 1 ओल। ये इस इक्वेशन के साथ, इस रिएक्शन के साथ सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट से इसको देख के कंफ्यूज होगा और वो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जाहिर है कि यही एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि आपको वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंफ्यूज और करते हैं और आपको असेस करते हैं कि आप किस तरह अपना रास्ता निकालेंगे। ठीक है, ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है, देखिए पॉलीमर्स का क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेशन आपने डिटेल से पढ़ा है। 2 टाइप्स हैं पॉलीमराइजेशन के, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन। और इसमें जो पॉलीमर दिखाए हैं ये कंडेंसेशन है। द डायग्राम शोज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, विच पेयर ऑफ रिएक्शन रीजेंट्स इज़ यूज टू फॉर्म दिस पॉलीमर। ईजी है। देखिए आपने इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, आपने इसको स्प्लिट करना है कहीं पर भी। जो C डबल बॉन्ड O वाला है, इसको रिमेंबर, इसको हम कार्बोनाइल कार्बन भी कहते हैं, ये वाला जो है, ठीक है। और एलोन दिस C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल या कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन, और इसके साथ NH है, तो ये अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड बना रहा है। इसको आप स्प्लिट करें। इसको आप स्प्लिट कैसे करेंगे? ये वाला स्प्लिट करें और फिर ये वाला स्प्लिट करेंगे। जहाँ आपने स्प्लिट किया है तो जाहिर है कि वो वहाँ पर आप कोई चीज़ भी ऐड करेंगे, तो ऐड किया करेंगे आप। जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है उसके साथ तो आप डेफिनेटली OH ऐड करेंगे, वो एसिड बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह जो मैंने स्प्लिट किया है, ये ब्लैंक वाला, ये जो आपने स्प्लिट किया है, इसको ये ऊपर रखे नीचे रखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जब आपने स्प्लिट किया तो यहाँ क्या रखना था? OH रखना था। OH कहाँ से आया? जिस तरह ये पॉलीमर शुरू में बना होगा तो इसमें वाटर प्रॉबेबली या HCl निकला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ भी है जो आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा, कि हम एसिड की जगह उसका जो क्लोराइड डेरिवेटिव्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी हाउ, चलो सैंपल इसको रखें, OH रखें। अच्छा, फिर जो ये यूनिट है आपने यहाँ इसको किया, क्योंकि 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक बिल्कुल डार्क ये वाला जिसके दोनों साइड पे कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, और डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो दूसरा होगा जिसके दोनों साइड पे NH है, इसको मैं लिख लेता हूँ,
ठीक है, उसको थोड़ा सा जो है ना ग्रे है, डार्क नहीं है, इसको मैं स्ट्रिप करता हूँ ताकि आपको सिर्फ डिफरेंस नज़र आ जाए। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जिस साइड पर भी हो, ठीक है, तो ये अब ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर वाटर बना था उसके कंडेंसेशन में तो दोबारा वाटर यूटिलाइज होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हम इसको कहते हैं। तो OH पानी का चला गया है, C डबल बॉन्ड O के साथ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया और यहाँ पर उसका हाइड्रोजन ये आया, तो ये 2 यूनिट्स बन गए। अब आप इसको टैली करें कि आपका आंसर कौन सा बनता है, ठीक है। ए में ये नहीं चल रहा क्योंकि आपको ये वाला डिफरेंट दिया है, इसके एक साइड पे कार्बन है, दूसरी साइड पे नाइट्रोजन है। उस सीक्वेंस में हमें किसी भी बॉक्स, ये जो बिल्कुल डार्क ब्लैक बॉक्स है उसके दोनों साइड पे कार्बन CO है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और दूसरी जो ग्रे कलर बॉक्स है इसके दोनों साइड पे नाइट्रोजन है। तो इसको कह रहे हैं टैली करें, नहीं बन रहा। बी को देखें, बी में भी नहीं बन रहा, सी में भी नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो कहाँ पे बन रहा है, डी में आप देख लें, दोनों साइड पे ये जो ग्रे कलर है नाइट्रोजन है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखें, वो देखिए जिसकी उसकी प्लेसमेंट है स्पेस में, एंगल, वो उसको आपको यू नीड नॉट बॉदर अबाउट, ठीक है, इसको आप बॉदर ना करें, आप सिर्फ रिलेट करें। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों साइड पे है तो ऑप्शन आपका डी है। ये देख के ही आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सा कंडेंसेशन है, कौन सा एडिशन है और कहाँ पर स्प्लिट करना है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आपने देखना है कि इसमें से मोनोमर का एक यूनिट निकल रहा है या 2 डिफरेंट निकल रहे हैं। मोस्टली कंडेंसेशन में जो आप नायलन के बारे में पढ़ेंगे, टेरिलीन के बारे में पढ़ेंगे, टेरिलीन को अभी एक नया नाम उसको देना है PET का जो है वो अलग है, लेकिन PET कहलाएगा, कभी टेरिलीन इसको कहते हैं, पॉलीएस्टर्स है, उसमें भी 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, वो भी डिफरेंट है, एक मोनोमर नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको एक मोनोमर मिलता है उसमें स्टार्च में, जो कि सारे यूनिट्स उसके ग्लूकोज ही हैं और वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। देखिए 1 मोनोमर है ना, रिपीटेडली कंडेंस्ड, ठीक है, मेकिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च। तो ये है इसका। अच्छा, अब ये जो पुराना पैटर्न था वो चेंज हो गया। आप इससे 2-3 साल के पिछले पेपर्स पे जाएं तो आखिरी 6-7 क्वेश्चन सारे ऑर्गेनिक के होते थे। अब यहाँ पर इन्होंने आखिरी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 38 से 40 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से लिए हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से उन्होंने लिए हैं। कोई नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर, वैसे तो ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस आप पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर 2-3 आपके बुक में है, वो है गिवन है, आप इसको पढ़ लें, जिसमें साल्ट्स भी हम पढ़ लेते हैं, साल्ट्स भी, और एसिड्स भी कई टेस्ट हैं वो भी कर लेते हैं। टाइट्रेशन वहाँ पर भी आता है, एसिड्स के चैप्टर में, एसिड्स बेस्ड चैप्टर में टाइट्रेशन होगा। साल्ट्स के चैप्टर में भी टाइट्रेशन वाला मेथड है, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अ फ्लास्क इज़ शोन कनेक्टेड विद द गैस सिरिंज, तो कोई भी यहाँ पर गैस बीइंग कलेक्टेड। अच्छा, एक क्वेश्चन को पढ़ें, अ स्टूडेंट मेजर्स द रेट, अच्छा, इट विच अ फिक्स्ड मास ऑफ मैग्नीशियम। अब देखिए ये पॉइंट है, फिक्स्ड मास ऑफ मैग्नीशियम reacts with a fixed volume
ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब कि फिक्स का क्या है, फिक्स का ये मतलब है कि पहले दे हैव वेड आउट मैग्नीशियम रिबन, जितना भी है ग्राम है, 1 ग्राम है, 0.5 ग्राम है, वो उन्होंने, तो उसके लिए क्या अपरेटस उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, ज़रूरत किस चीज़ की होगी, बैलेंस की होगी, इलेक्ट्रिक बैलेंस होगा, फिज़िकल होगा, व्हाट्सोएवर, ठीक है। फिर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके लिए डेफिनेटली उनके पास कोई अपरेटस होगा जिसको हम पेपेट भी कह सकते हैं, ब्यूरिट भी कह सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम कोई गैस कलेक्ट करते हैं या डिक्रीज इन मास करते हैं, व्हेन गैस इज़ रिलीज्ड, यहाँ गैस रिलीज तो होती है लेकिन इट इज़ कलेक्टेड इन अ गैस सिरिंज, इट्स नॉट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में नहीं निकल रही है। तो जाहिर है कि ये जब हम शुरू करते हैं तो कोई टाइम हमारे पास होगा, पर मिनट टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी है, तो इसके लिए स्टॉप वॉच की भी ज़रूरत होगी। अच्छा, थर्मामीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि थर्मामीटर होगा, और नाइदर इट इज़ शोन, ठीक है। जिस तरह ये अपरेटस दिखाया है तो कंप्लीट है, बाकी आपने इसको देखना है कि कौन सा विच एडिशनल पीसेस ऑफ अपरेटस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक तो जो आपको नज़र आ रहा है गैस सिरिंज है और डिलीवरी ट्यूब है, फिर फ्लास्क दिखाया है, उसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रे और ब्लैक ढकना सा है, इसको बंग कहते हैं उसको, इसमें बोर करके इसमें से डिलीवरी ट्यूब गुजारा है, इट इज़ कनेक्टेड इन सील्ड विद द गैस सिरिंज, ठीक है। बस यही चीज़ है, पहले इसमें से ये रख के मैग्नीशियम है और डाइल्यूट वो हैं, किस तरह अरेंज करते हैं वो अलग एक इशू है, एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस का है कि जैसे ही हम इसको अरेंज करेंगे तो फ़ौरन ही रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है। ए में है बैलेंस मेजरिंग सिलेंडर एंड स्टॉप वॉच, ठीक है। अब ये जहन में रखें कि यहाँ पर बैलेंस की आपको ज़रूरत है क्योंकि फ़िक्स्ड मास ऑफ मैग्नीशियम लिखा है। फ़िक्स्ड मास का मतलब है कि हम इसको कोई वेट उसका वज़न कर लें, और फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब है कि हमने इसको 30, 40, 50 जो भी है सीम क्यूब वो रखा है। तो इसके लिए मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। स्टॉप वॉच इस सच के हम ये देखेंगे रेट को हम क्या करते हैं, रेट देखें ये इम्पॉर्टेंट है। ये रेट का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम हम इसको देखते हैं, तो पर यूनिट टाइम उसके लिए स्टॉप वॉच। अच्छा, अब आप इसको ज़हन में रखें कि ऑप्शन ए सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, लेकिन आप बी की तरफ जाएं, उसको भी देखें। अ बैलेंस, अ मेजरिंग सिलेंडर एंड अ थर्मोमीटर, स्टॉप वॉच नहीं है। थर्मामीटर मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी को आप रिजेक्ट करें। ए को आप जहन में रखें कि क्या ए होगा नहीं होगा, अनटिल यू गो थ्रू ऑल दी 4 ऑप्शंस। सी, अ बैलेंस, अ स्टॉप वॉच एंड अ थर्मामीटर, फिर थर्मामीटर आ गया। जहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर नहीं है तो हम किस तरह फिक्स वॉल्यूम लेंगे। अ मेजरिंग सिलेंडर, अ स्टॉप वॉच एंड थर्मामीटर, फिर थर्मामीटर आ गया। देखें ना, इन्होंने आगे पीछे इस तरह किया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। ए इज़ द ऑप्शन, ठीक है, आपने कर लिया। ये कॉमन सेंस सारा कुछ आपने करना होगा। अच्छा, अब ये देखें, पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करें क्योंकि ये आगे फिर मैं नीचे इसको स्क्रॉल करूँगा। 2 titrations of dilute hydrochloric acid with aqueous sodium hydroxide are done using 2 different indicators, methyl orange और thiamophthalein। ये बड़ा मुश्किल है इसका प्रोनाउंसिएशन, तायमोल। फिर पीएच को आप फेस से प्रोनाउंस करें फ्थलीन, तलाइन कोई पढ़ते हैं, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट क्योंकि यहाँ पर हमने इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। थायमोफ्थलाइन वो पढ़ते हैं, आप इसे नेट से चेक करें। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। अच्छा, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, उनके कलर चेंजेस हैं।
अब आपके पास कोई बुक है, कोई भी डेटा है, आपने कलर्स को देखना है। थायामुफ्तलाइन ये मिथाइल ऑरेंज अल्कली में होगा येलो, एसिड में होगा रेड, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये थोड़ा सा ऑरेंज होगा। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ दो कलर करते हैं, येलो और रेड। रेड होगा ये एसिड में और येलो होगा ये अल्कली में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली हो गया, HCl हो गया एसिड, मिथाइल ऑरेंज येलो और रेड, ये पहले से इंफॉर्मेशन लिख लें। थायामुफ्तलीन, ठीक है, ये एसिड में आप चेक करें इसको, कलरलेस होगा। और आगे ये पीच जब इंक्रीज़ होगा, पीच रेंज को यहाँ पर फ़िलहाल छोड़ें, ये होगा ब्लू, ठीक है। आप ये बुक में नहीं होगा थायामुफ्तलीन या थायामुफ्तलाइन जो भी है, आप इसको नेट से चेक करें, ठीक है। ये है इसका कॉम्बिनेशन। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, यूजिंग अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट 25 cm³ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में एसिड है। अब जाहिर है कि अब ऊपर से हम ब्यूरेट से, ये ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट है और ये कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ से हम ऊपर से ऐड करते हैं तो कलर चेंज विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब शुरू में जो मिथाइल ऑरेंज होगा, ये मिथाइल ऑरेंज है, ये थायामुफ्तलीन है। मिथाइल ऑरेंज होगा, रेड होगा। जब हम अल्कली ऐड करेंगे तो एंड पॉइंट पे वो रेड से येलो हो जाएगा कलर। अच्छा, और थायामुफ्तलाइन एसिड में कलरलेस होगा। जब हम ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, एंड पॉइंट पे कलर रिस्टोर होगा ब्लू में, ठीक है। तो अब ये क्या ऑप्शन आपको दे रहे हैं, द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन विद ईच इंडिकेटर अकर्स व्हेन 23.6 cm³ ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। देखें, ये आप कंपेयर करें इसके साथ कि 25 cm³ ऑफ HCl कंसंट्रेशन उसका जो भी है, ये वॉल्यूम है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना रिक्वायर्ड है 23.6, यानी उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। और जब आप इसका इक्वेशन गिवन देखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है 1:1, यानी 1 मोल HCl रिएक्टिंग एग्जैक्टली विद 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान में रखें। तो फिर अगर दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा होगा तो 25-25 दोनों का यूज़ होगा। जिसका कम इस्तेमाल हुआ इसकी ताकत ज़्यादा है। इस तरह कंपेयर करें ना कि आप डॉलर और पाकिस्तानी रुपीज़, बल्कि अफ़गानी रुपीज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ को कंपेयर करेंगे, उनका एक हमारा 4, डॉलर 280 और हमारे 280 रुपए और डॉलर 1, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों? उसका वॉल्यूम कम इस्तेमाल हुआ है। वो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इक्वेशन में 1:1 रेशो है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। अब बाकी जाएं, विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेरिमेंट, विच स्टेटमेंट्स प्लूरल about the experiment, this experiment are correct. The methyl orange changes color from red to yellow, from here red to yellow। हाँ, मैंने बता दिया red to yellow ये हो जाएगा क्योंकि HCl में red है, yellow हो जाएगा। ऑप्शन 1 is correct। The thiamuftalain changes color from blue to colorless, blue to colorless। देख लेना आपको क्या इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। एसिड में वो कलरलेस है, तो एसिड फ्लास्क में है एंड इंडिकेटर
इज़ बीन एडेड टू इनटू द फ्लास्क, तो वो पहले कलरलेस होगा, बाद में ब्लू हो जाएगा। तो ये कहते हैं ब्लू टू कलरलेस, ऑप्शन 2 रॉन्ग। द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ लेस कंसनट्रेटेड देन द सोडियम आयोडाइड। तो मैंने बता दिया क्यों, उसका वॉल्यूम ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और उसका कम, मुकाबले के लिए 1:1 रेशो के साथ। एंड 25 ऑफ डाइल्यूट डाइल्यूट HCl एग्जैक्टली रिक्वायर्ड 23.6 cm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी होती, इट शुड बीन 25.0 द सेम वॉल्यूम, क्योंकि 1:1 रेशो है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब कि इसके स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डाइल्यूट HCl इज़ लेस कंसंट्रेटेड। ठीक है, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ लेस कंसंट्रेटेड देन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑप्शन भी ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है, स्टेटमेंट्स हैं, 1-3 करेक्ट है। 1-3 को टैली करे कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये है आपकी पूरी क्वेश्चन की कहानी हो गई। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, what is used to separate a solid mixture of copper powder and sodium chloride to obtain a pure solid samples of each compound? Pure solid substance, देखिए इसमें कई चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपके लिए कि आप इसको देखें। फिर ये 1 to 4 ऑप्शंस हैं डिफरेंट, आपने देखना है कि इसमें से चारों ठीक है, कौन कौन सी ठीक है, कौन कौन सी ठीक नहीं है, आपको ये देखना होगा। अच्छा, क्वेश्चन किया है कॉपर पाउडर है और सोडियम क्लोराइड है, मिक्स्ड है। ज़ाहिर है सोडियम क्लोराइड पत्थर तो नहीं है, वो भी पाउडर है, इनको मिक्स किया गया है, आपने इन दोनों को अलग करना है। ठीक है, अब आप रिकॉल करें पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का, साल्ट्स के चैप्टर का, या कोई भी इस तरह मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में, इसमें फ़िल्ट्रेशन आएगा, डिज़ोल्विंग आएगा, डिज़ोल्विंग, फ़िल्ट्रेशन, और फिर इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये आएगा। अच्छा, अब कॉपर को ज़हन में करें कि कॉपर मेटल है और ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि सॉल्युबल तब होगा अगर ये रिएक्शन करता। जिस तरह आप सोडियम की एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ब्लास्ट करेगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, इस तरह बाकी। लेकिन कुछ मेटल जो है ना वो रिएक्शन नहीं करते ऑन द स्पॉट वाटर के साथ, तो न पानी में सॉल्युबल है। और सोडियम क्लोराइड इस कॉमन डेली लाइफ में आप देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है पानी में। अच्छा, पहला तो यह है कि अ सूटेबल सॉल्वेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो कि पानी ही होगा। अच्छा, फिर इसके लिए डिस्टिलेशन की क्या ज़रूरत है? यानी आपने अगर पानी में ये मिक्सचर डाल दिया तो आप डायरेक्ट डिस्टिलेट करेंगे। डिस्टिलेट का मतलब है कि पानी निकल जाएगा, फिर तो वही सोडियम क्लोराइड और कॉपर रह जाएगा। नहीं, डिस्टिलेशन की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत है और फिल्ट्रेशन की भी ज़रूरत है। ये देखिए सीक्वेंस को आप भूल जाएं। देखिए आप किस तरह इसको करेंगे कि पहले आप इस मिक्सचर को सॉल्वेंट में, पानी में डिज़ोल्व करें, डिज़ोल्व, उसके बाद फ़िल्टर करें। फ़िल्टर में कौन सा चीज़ आएगा, क्योंकि आप डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम क्लोराइड उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, कॉपर पाउडर रह जाएगा, इसको फ़िल्टर आउट करें। फ़िल्टर आउट करें तो फ़िल्ट्रेट क्या होगा, फ़िल्ट्रेट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को आप सोल्यूशन को आप क्रिस्टलाइज़ कर सकते हैं, आप इसको मुकम्मल इवोपरेट भी कर सकते हैं, या इसको आप डिस्टिलेशन तब ठीक होगा, लेकिन डिस्टिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा,
क्योंकि डिस्टिलेशन में भी अगर आप फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं और ऊपर फ्लास्क के साथ वही कंडेंसर करते हैं, तो कंडेंस डिस्टिलेशन में यही होगा ना कि सोडियम क्लोराइड फ्लास्क में रह जाएगा और पानी ऊपर जाके वेपर्स और कंडेंस होकर वाटर आपके पास आएगा। वो इट्स नॉट नीडेड। वाई शुड गो फॉर दैट? इट्स इज पॉसिबल बट नॉर्मली वी डू नॉट डू दिस बिकॉज वाटर इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स टू बी कलेक्टेड। ठीक है ना? तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन की देखें, हम यूजुअली क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइजेशन शॉर्टकट मैंने लिखा ये लफ्ज़ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। हालांकि सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। वो आप क्रिस्टलाइज करेंगे, फिर से आप फ़िल्टर करेंगे, फिर से जो रिमेनिंग सोल्यूशन था फिर उसको क्रिस्टलाइज करेंगे, साइक्लिकली रिपीट आप इसको करेंगे। और सोडियम क्लोराइड को एक ही दफ़ा आप इसको डिश में डालें, इवोपरेटिंग डिश में कीप ऑन हीटिंग इट, और फिर वो सारा पानी उड़ जाएगा और रह जाएगा। तो वो तरीका ईजी है, लेकिन वो उसने इवोपरेशन का लिखा नहीं है। तो ऑप्शन 2 डिस्टिलेशन ये रिक्वायर्ड नहीं है और बाकी तीनों रिक्वायर्ड है कि आप इसको के देखें। पहले मिक्सचर को डिज़ोल्व करें। डिज़ोल्व के लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए। फिर जब आपने डिज़ोल्व किया तो कॉपर विल नॉट बी डिज़ोल्व्ड और सोडियम क्लोराइड विल बी डिज़ोल्व्ड टू मेक अ सोल्यूशन। तो यू विल फिल्टर आउट कॉपर और फिर यू आर लेफ्ट विद solution of sodium chloride and that is crystallized to obtain solid sodium chloride. This is the way. तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? C। ठीक है, तो that's all about this paper. I hope आप कमेंट करें और आप कोई भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। ये जिस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, आप इसको वॉच करें और इससे प्रैक्टिस भी करें। जितने मैंने जो भी टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं हर क्वेश्चंस के साथ, वो मैंने ब्रीफली लेकिन कम्प्रहेंसिवली एक्सप्लेन किया है। कितना आपको ये अच्छा लगा आप कमेंट्स करें। और जो ऑनलाइन मेरा प्रोसेस इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, ये ऑनलाइन क्लासेस मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 सितंबर या 2 सितंबर से, जहाँ मंडे बनता है 2024 से, ऑनलाइन मैं शुरू कर रहा हूँ। AS-E2 और ओ लेवल में कंबाइंड होगा IGCSE और ओ लेवल कैम्ब्रिज का GCE, वो कंबाइन होगा क्योंकि उसके सिलेबस में इतना फ़र्क नहीं है। जहाँ फ़र्क होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कि वो IGCSE स्टूडेंट्स न करें या करें, वो सारे ही आजकल कंबाइन ही पढ़ाते हैं। स्कूल में डिफरेंट होता है कि इसको स्कूल में पूरा क्लास ही आपका या तो ओ लेवल है या IGCSE है। एनी हाउ डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सारे इसके आ गए हैं कि जी बहुत ज़्यादा हैं IGCSE की और ओ लेवल के हैं, तो ओ लेवल के लिए अलग क्लास रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं अब बाकी पेपर 2 भी सॉल्व करूँगा और पेपर ATP भी एक सॉल्व करूँगा। तो ये पेपर का एक सेट मैं आपको दूँगा। इसके बाद मैं टॉपिक शुरू करूँगा, उसको अपलोड करूँगा। ठीक है ना, और फिर बच्चों का रिस्पांस देखूँगा कि बच्चे इस चैनल को किस तरह अपने लिए बेनिफिशियल कंसिडर करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये उनके लिए ठीक है। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ कि अब ये वो टूल्स नहीं हैं जो कि पहले हम ऑनलाइन में कर रहे थे। मच डेवलप्ड हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं कि उसकी असेसमेंट क्राइटेरिया भी बहुत ही इम्प्रूव्ड हो गया है। और देखिए, ये जो चीज़ है ये हमारे पास उस वक़्त नहीं थी। ये मैंने अभी सारे रिसोर्सेज परचेज़ किए हैं और अभी भी करना है। ठीक है ना, इसके बहुत सारी टूल्स हैं कि अभी मुझे मज़ीद
इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मेरे पास अब टूल्स आए हैं तो इंशाल्लाह सफिशेंट है फ़िलहाल। इसमें हर किस्म का डायग्राम जो भी है आप उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह आप बोर्ड में बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन है, फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, व्हाट्सोएवर आप उसी तरह डिफरेंट कलर्स में बता सकते हैं सारी चीज़ें आप वो। और फिर जब बच्चों की असेसमेंट होती है उसके लिए एक प्रोग्राम है LMS जिसको हम कहते हैं गूगल पे। और ये वो वाला जूम कहानी अभी नहीं रहा, अभी ये बहुत सिस्टमेटिक हो गया है और ऑनलाइन में इंशाल्लाह ये उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जितना फ़िज़िकल होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा अगर कोई इसको लेना चाहते हैं। कैसे? आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, और टीचर रिलैक्स हो के अपना काम कर रहे हैं, उसके सर के ऊपर ना कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई स्कूल का कोई दूसरा बंदा है, ठीक है ना। तो उनका अपना काम है, वो अपने घर से स्कूल चला रहा है, उसका अपना काम है। तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम से कम मेरे लिए तो नहीं है कि किसी स्कूल में परफॉर्म करना और फिर अपने घर से पढ़ाना, जो आपकी अपनी टोटल अपनी आपकी अथॉरिटी होती है, आपकी वेल होता है, आपका अपना इख्तियार होता है। और स्टूडेंट भी इसी तरह है कि जी ना कोई बस आप सुन रहे हैं, आपने माइक लगाया है, आपने वो हेडफोन लगाया है, उस पर आप सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं, साथ आपने पेपर भी रखा है, कोई आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। टीचर्स आपको ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन दे देता है और आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फिर किस तरह टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें फिर आपको बताई जाएंगी। लेकिन ये है कि आपका रिस्पांस ज़रूरी है कि आपने ये पेपर सॉल्व होते हुए देखा और आपको कैसा लगा। अगर आप समझते हैं कि आपको ट्यूशन्स के लिए ऑनलाइन पे यहाँ आना चाहिए तो आप इसके लिए मेरे साथ रब्ता करें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, बाकी सारा एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा ऑनलाइन पे। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0092, तो पाकिस्तान का कोड है। फिर है इसका 313614141, ठीक है। इस तरह नाम मेरा इज़िड बंगश, ठीक है। और जो यहाँ लोकल पाकिस्तान से कोड मिलाएंगे तो वो 313 के साथ ज़ीरो उसका 2292 उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मिडल ईस्ट है या कहीं अब्रॉड हैं वो वहाँ से, वो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों का, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है इंशाल्लाह मेरा अपना ही स्कूल भी खुलेगा और कोशिश है मेरी कि बस अपना ही काम करें, ठीक है। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे पेपर 2 के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।